हेलो फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब लोग? आई होप ये आप सब मज़े में ही होंगे। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस को। बराबर है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी है। अब हम लोग इस चैप्टर के अंदर सारे जो लॉ है वो कंप्लीट कर चुके हैं और हमें सीखना है काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस के कुछ पॉस्टुलेट। देखिए, अब एक जनरल डिस्कशन है कि हम लोग जो है हर बॉयस लॉ पढ़ा हमने, चार्ल्स लॉ पढ़ा, गैल्यूसेक लॉ पढ़ा। बराबर है, ये सारे लॉ जो आइडियल गैस इक्वेशन भी हमने पढ़ा। तो क्या हम लोग और हर एक गैस जो होता है मेरा, जैसे कि हाइड्रोजन हुआ या तो नियॉन हुआ या तो नाइट्रोजन हो गया, तो उस सारे गैस की अपनी अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स होती है तो हर एक गैस के लिए हम लोग सेपरेट जो है वो लॉ या तो एजम्पशंस लेकर नहीं चल सकते कि भाई हाइड्रोजन को ये हम लोग अप्लाई कर देंगे थियरम, या तो नियॉन को या आर्गन को ये अप्लाई कर देंगे थियरी। तो हमें एक सिंक्रोनाइज वे चाहिए जिसके अंदर हमें क्या सीखना है कि एक ऐसा थियरी जो सारे गैसेस के अंदर एक साथ एप्लीकेबल हो पाए। तो इसलिए ये थियरी जो है आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो एक जनरल थियरी है जो सारे गैसेस के अंदर एक ही तरह से काम करेगी। तो कुछ एजम्पशंस जो है वो हमें पढ़ने हैं जिसके बेसिस पे हमें ये चीज़ पता चलेगी कि क्या क्या हमें लेकर चलना है आगे। ओके, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके सामने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के कुछ एजम्पशंस पहले से लिखे हुए हैं। तो इसको याद करने हैं और उसके बाद मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करूंगा तो वो भी हमें सीखनी है। तो आई होप आप लोग सब स्टार्ट कर देंगे यहाँ से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पॉस्टुलेट के अंदर सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि एवरी गैस बेटा कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल। बराबर है, अगर मैं गैस का एक कंटेनर लेता हूँ जिसके अंदर सारे एक सैंपल है गैस का, मान लो कि हाइड्रोजन हो गया या तो कोई भी स्पेसिफाइड गैस। बराबर है, तो हर एक गैस क्या कंसिस्ट करता है, नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स जिसको कहते हैं मॉलिक्यूल्स, मूविंग विथ अ हाई वेलोसिटी इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शंस। यानी कि बेटा ये वेसल के अंदर ये जो मॉलिक्यूल्स है वो अपनी रैंडम मोशन करते हैं, कोई यहाँ पर मूव कर रहा है, कोई इधर मूव करेगा, कोई इधर मूव करेगा, इस तरह से इसकी मूवमेंट चलती रहती है। बराबर, सो दे हैव विथ वेरी हाई वेलोसिटी इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शंस। बराबर, दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये निकल के आता है हमारे सामने। तो ये पहला था जिसमें लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स थे। बराबर है, आइडेंटिकल मास होता है उसका। बराबर, द वॉल्यूम ऑफ द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो दूसरा जो पॉइंट है वो हमें क्या सिखाता है, दूसरा पॉस्टुलेट क्या कहता है बेटा कि जो कंटेनर में हमने गैस भरा हुआ है वो कंटेनर का वॉल्यूम आप देखो और गैस का वॉल्यूम देखो। तो गैस तो एक्सपांड कर सकती है इसलिए फ्रीली मूव कर सकती है, लेकिन वो सारी गैस को अगर कलेक्ट करके सोचो कि वो गैस का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो वो गैस का वॉल्यूम पूरे कंटेनर के हिसाब से तो नेग्लिजिबल ही होगा ना, इतना ज्यादा वॉल्यूम तो होगा नहीं। बिकॉज गैस का वॉल्यूम कैसे हम लोग ऑक्यूपाई करते हैं कि जिस कंटेनर में हमने भरा हुआ है वही हम लोग उसका वॉल्यूम ले लेते हैं। मेरा तो एक्चुअली हम लोग कंटेनर का वॉल्यूम लेते हैं ना, गैस का वॉल्यूम थोड़ी लेते हैं। वो आगे जाकर आएगा कि भाई टोटल वॉल्यूम क्या होता है और अवेलेबल वॉल्यूम फॉर गैस क्या होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि द वॉल्यूम ऑफ द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस, ये बात है। फिर आता है कि द गैसेस मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक सो दैट देयर इज नो नेट लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू देयर कोलिजन्स। अब मान लो कि यहाँ पर एक जो है ना एक मॉलिक्यूल उस वेलोसिटी से जा रहा है कि भाई 60 से जा रहा है और दूसरा मॉलिक्यूल आ रहा है वहां पर 40 की स्पीड से आ रहा है। जब दोनों एक दूसरे के साथ टकराएंगे, कोलाइड करेंगे, तब होगा क्या, इस कोलिजन के बाद ओवरऑल जो इसका स्पीड ऑफ वेलोसिटी है वो तो हम लोग लेंगे कि 60 + 40 यानी 100। अब मान लो कि ये जो इसके साथ जोर से टकराता है ना तो कुछ एनर्जी एक्सचेंज भी होती है। तो इसलिए क्या होता है कि मान लो कि आपको एक रूम में सब लोगों को बंद कर दिया जाए, बराबर है, और आपको बोला जाए कि भाई आंखों पे पट्टी बांधनी है और आपको दौड़ना है दे दनादन। तो होगा क्या कि मान लो कि कोई एक मोटा सा आदमी है, मोटा सा आदमी यानी बॉय या तो गर्ल व्हाटएवर, बराबर है। अब उसके सामने बिल्कुल दुबला पतला एक लड़का है या तो लड़की है। मान लो कि वो जो मोटा सा लड़का था वो एकदम धड़ाम से टकरा गया वो दुबले लड़के से। तो हुआ क्या कि वो मोटे को तो ऐसा ही लगा होगा ना कि कुछ छू के गया, उसको ज्यादा फीलिंग नहीं आई होगी, लेकिन उसकी स्पीड जो थी बेटा और वो पतले वाले की स्पीड थी, तो जो पतला आदमी था उसकी स्पीड सडनली बढ़ जाती है कि कौन टकरा है मेरे से। तो इस तरह से होता क्या कि इलास्टिक का मतलब है कि नो लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी का लॉस कहीं पे नहीं हो रहा है,
ओवरऑल एनर्जी तो उतनी ही रहेगी, बराबर है, लेकिन किसी की स्पीड बढ़ जाना या किसी की स्पीड कम हो जाना। सो गैसेस मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक। तो आपको इतना ही याद रखना है, इलास्टिक का मतलब क्या होता है, नो लॉस ऑफ एनर्जी। सो देयर इज नो नेट लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू देयर कोलिजन्स, बराबर है। दूसरी बात हम लोग यहाँ पर ये सीखने जा रहे हैं कि द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल। क्या लिखा है, पढ़ो। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को हमने क्या लिखा, गैसियस मॉलिक्यूल्स के लिए हमने इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को क्या मान के चलना है बेटा, नेग्लिजिबल मान के चलना है। क्या मान के चलना है, नेग्लिजिबल। तो इफेक्टिव यानी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द गैसियस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल, बराबर है। तो ये एक पॉइंट हमारे सामने निकल के आता है। दूसरी बात है यहाँ पर कि गैसियस मॉलिक्यूल्स आर कंसिडर एज अ पॉइंट मास बिकॉज दे डू नॉट पोजेस पोटेंशियल एनर्जी। तो गैसियस मॉलिक्यूल्स को हम क्या लेकर चलते हैं, एज अ पॉइंट मास, क्योंकि उनके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी तो है नहीं, वो बैठे तो रहेंगे नहीं, वो मूव तो करते रहेंगे। सो द एट्रैक्टिव एंड रिपल्सन फोर्सेस बिटवीन द गैसियस मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर गैसियस मॉलिक्यूल जो है उसके बीच में हम लोग क्या मान के चलते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, या फोर्स ऑफ रिपल्सन जो भी है, इंट्रैक्शन फोर्सेस जो है वो ऐसा है कि नेग्लिजिबल है। वरना क्या हो जाएगा कि अगर अट्रैक्शन होता ज्यादा मानो, तो क्या होता है कि गैसेस मॉलिक्यूल सारे एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होकर कहीं में कोने में पड़े रहते हैं, बराबर है, मूवमेंट कम करते हैं, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है। ऐसा तो हो नहीं रहा है ना, रिपल्सन हो रहा है कि फाड़ के ये पूरा वेसल फट के बाहर आ जाता है गैसेस मॉलिक्यूल। सो इसलिए लिखते हैं कि दे डू नॉट पोजेस सम पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज सो द अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन द गैसेस मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल। तो ये गैसेस मॉलिक्यूल्स के अंदर ये रहता है कि ये अट्रैक्शन या तो रिपल्सन हम लोग नेग्लिजिबल लेकर चलते हैं। चलिए ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि द प्रेशर ऑफ अ गैस इज ड्यू टू कंटिन्यूअस बॉम्बार्डमेंट ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनिंग वेसल। अब मान लो कि आपने एक प्रेशर कुकर के अंदर हम लोग क्या खाना पकाते हैं कि नहीं पकाते हैं। अब उसके अंदर हम लोग जब खाना पकाते हैं तो चावल डालते हैं, पानी डालते हैं और उसके बाद खाना पकता है। तो हम लोग यहाँ पर ये सीख रहे हैं बेटा कि जब हम लोग खाना पकाने की प्रोसेस में आगे प्रोसीड करते रहते हैं तो उसमें क्या सीखते हैं, क्या ऑब्जर्व किया होगा कि प्रेशर यानी क्या हुआ, प्रेशर यानी फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर यानी हुआ फोर्स पर यूनिट एरिया। तो जितने गैसेस मॉलिक्यूल्स जो है स्ट्राइक विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, बराबर है, उसके हिसाब से ही प्रेशर जनरेट होगा, बराबर। सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ तो प्रेशर जनरेट नहीं करेंगे, कुछ वहां पर जाकर स्ट्राइक करेंगे, कोलिजन करेंगे ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, तब कुछ मॉलिक्यूल्स बीच में भी मूव कर रहे होंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि एटम मूवमेंट यहाँ पर जो प्रेशर जनरेट हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो चिपके हुए पार्टिकल्स है जो कंटेनर पे है उसी का हम लोग प्रेशर लेते हैं सही में। तो आइडियल गैस इक्वेशन में भी करेक्शन है, वो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल हम लोग सिर्फ इतना ही देखेंगे कि द प्रेशर ऑफ गैस इज ड्यू टू कंटिन्यूअस बॉम्बार्डमेंट ऑफ अ गैसेस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनिंग वेसल, यानी जिस वेसल में भरा हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद आगे है एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द गैसेस इज द सेम। देखो बेटा, हमें इतना मालूम है कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं जनरली तो गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी मूवमेंट बढ़ जाती है, तो हम लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। मुझे ये बताओ कि इन एक तो ये इंडिविजुअल गैसेस पार्टिकल जो होंगे उसका अगर हमें मान लो कि एक पार्टिकल की स्पीड हमें ढूंढनी है तो वो तो पॉसिबल है नहीं ना। क्यों? क्योंकि जब हम लोग एक पार्टिकल के बारे में जब सोचते हैं तो उसके अंदर क्या चीज़ें आती है कि वैन वो जब पार्टिकल है दूसरे पार्टिकल के साथ कोलिजन में आता होगा तो पार्टिकल की स्पीड बढ़ भी सकती है या तो कम भी हो सकती है। जैसे मैंने अभी अभी बताया आपको कि एक रूम के अंदर सारे टाइप के हैं पर्सन, मान लो कि कोई हैवी वेट है, कोई लो वेट है, कोई मॉडरेट है, तो क्या होगा कि एकदम लो वेट वाले की स्पीड बढ़ जाएगी, बराबर है। हैवी वेट वाले की स्पीड थोड़ी सी कम हो सकती है, मॉडरेट की बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। ऐसा जब आप एक दूसरे से टकराओगे तब की बात है। तो इसी तरह से गैसेस पार्टिकल्स में भी ऐसा होता है कि हमें इंडिविजुअल पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो फाइंड करना है, यानी स्पीड के बारे में वो फाइंड करना इट इज इम्प्रैक्टिकल। अगर आपको कंसिडर करना ही है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारे गैसेस पार्टिकल्स की जो स्पीड है उसका हमें क्या लेना पड़ेगा, एवरेज निकालना पड़ेगा, बराबर है। तभी हम लोग इस लेक्चर में और एक चीज पढ़ने वाले जिसको कहते हैं आरएमएस, यानी रूट मीन स्क्वायर स्पीड के लिए, बराबर है। चलिए
फिर दूसरा है यहाँ पर कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बराबर, यानी कि बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि काइनेटिक एनर्जी जो भी होगी ना गैसेस पार्टिकल की, वो सीधा एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी केल्विन टेम्परेचर, बेटा केल्विन टेम्परेचर के सीधा प्रोपोर्शन में होगी। ये चीजें भी हम लोग अभी प्रूव करेंगे। सो दिस आर द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जिसके बारे में हम लोग वन बाय वन हमने सारे पॉस्टुलेट पढ़े। बराबर, और ओवरऑल अगर हम लोग आइडिया दे तो उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स है, तो जरा बैठ के इसको याद करो क्या क्या आया। सबसे पहले अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में फिर से बोलूँ तो एवरी गैस इज मेड अप ऑफ द सम लार्ज नंबर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स, ये हमने सीखा, विच इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, उसको हम लोग मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। देखो यहाँ पर लिखा भी है, इसको हम लोग मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं। ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ पर्टिकुलर गैसेस, पर्टिकुलर गैस की अगर बात करें तो आइडेंटिकल उसका मास भी होता है, आइडेंटिकल मास एंड साइज। बराबर, एंड डिफर इन द फॉर्म ऑफ गैस टू गैस, यानी कि मास और साइज जो है डिफर करता है गैस टू गैस में। बराबर, ऐसा नहीं कि सीक्वेंस में ही हम लोग जनरली रिवाइज कर रहे हैं कि भाई गैसियस पार्टिकल्स जो होते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस सेपरेट फ्रॉम ईच अदर बाय लार्ज डिस्टेंस। बराबर है, उनके बीच में काफी ज्यादा डिस्टेंस रहता है। इसका मतलब कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। तो ये हमने सीखा कि भाई वॉल्यूम ऑफ द गैस जो है, बराबर है, वो नेग्लिजिबल रहता है। डिस्टेंस सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर सो लार्ज, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और द रिपल्सन बिटवीन देम आर नेग्लिजिबल। हमने सीखा कि रिपल्सन और अट्रैक्शन का फोर्स जो है वो नेग्लिजिबल ही होता है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो भी हम लोग नेग्लिजिबल लेकर चल रहे हैं यहाँ पर। तो ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई, देखो ये फोर्थ पॉइंट में है ना, ग्रेविटी वाला पॉइंट है। उसके बाद है कि द मॉलिक्यूल्स जो है ना सपोज टू मूविंग जैसे कंटिन्यूअसली इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते हैं क्योंकि रैंडम मूवमेंट है उनकी। तो रैंडम मूवमेंट के हिसाब से दे आर मूविंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन विद डिफरेंट वेलोसिटीज। सो इंडिविजुअल वेलोसिटी और स्पीड का मेजरमेंट लेना इट इज अ इम्प्रैक्टिकल आइडिया, सो वी गो फॉर द एवरेज काइनेटिक एनर्जी। यस, तो ये हमने सीखा। प्रेशर एक्सर्ट होता है ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इज बेसिकली ड्यू टू द बॉम्बार्डमेंट ऑफ द gaseous particle on the particular area, so that is pressure is equal to force upon unit area। बराबर, मॉलिक्यूल जो है सपोज टू बी परफेक्टली इलास्टिक। बराबर, ये यानी जो कोलिजन है वो इलास्टिक है, यानी नो लॉस ऑफ एनर्जी। बराबर, एनर्जी एक्सचेंज जरूर होती है, टोटलिटी में एनर्जी कितनी रहती है, कांस्टेंट रहती है। सो इतना याद रखो कि इलास्टिक का मतलब ये होता है कि नो लॉस ऑफ एनर्जी, दैट्स इट। और एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी नहीं लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या मेंशन करेंगे कि भाई एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके अंदर रहेगी, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो भी है बेटा वो सीधा एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ ही कंपेयर में रहेगी। बराबर, तो इस तरह से आपको ये चीज़ें याद रखनी है। ओके, चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं बेटा, कि जहाँ पर काइनेटिक गैस इक्वेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, काइनेटिक गैस इक्वेशन। ओके, तो अब यहाँ पर ध्यान दें। नाउ आई एम मूविंग ऑन काइनेटिक गैस इक्वेशन। कौन सा करना है, काइनेटिक गैस इक्वेशन। बराबर, तो काइनेटिक गैस इक्वेशन के अंदर हम लोग जो है थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करेंगे काइनेटिक गैस इक्वेशन को। तो देखिए अब काइनेटिक गैस इक्वेशन जो है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, तो उसके अंदर अगर हम लोग यहाँ से मैं लिख रहा हूँ और आप भी अपनी नोटबुक में फटाफट लिखते जाइए साथ में कि हाउ द काइनेटिक गैस इक्वेशन विल बी देयर। ओके, तो देखिए ये इक्वेशन हमें लेकर चलना है। सबसे पहली बात कि भाई PV इज इक्वल टू 1/3 MnC स्क्वायर। बराबर है, जहां पर बेटा वेल C इज व्हाट, C इज RMS वेलोसिटी, RMS वेलोसिटी। तो RMS वेलोसिटी का मतलब क्या निकल के आता है, RMS वेलोसिटी का मतलब है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। बराबर, तो PV इज इक्वल टू 1/3 MnC स्क्वायर जो है वो इस तरह से है। अब यहाँ पर हम सबको मालूम है कि P क्या है बेटा, प्रेशर है, V क्या है, वॉल्यूम है। बराबर है, फिर यहाँ पर मैं लेता हूँ कि m, स्मॉल m जो है उसको लिखवाओ मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। चलो ये लिखा आपने। कैपिटल N को लिखकर चलो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। बराबर,
तो कैपिटल एन यानी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल, और सी तो मैंने अभी अभी बताया कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब ये क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का मतलब क्या, बराबर है। तो मान लो कि यहाँ पर कुछ जो गैसेस पार्टिकल है उनकी अलग अलग स्पीड होती है ना, उस तरह से हमें उसका रूट मीन स्क्वायर निकालना है। जैसे कि मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करूँ, बराबर है, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, अगर मैं लिख रहा हूँ कि भाई इफ N1 molecules have a speed of V1, कितनी स्पीड है, N1 मॉलिक्यूल्स की स्पीड कितनी बेटा, V1 है स्पीड, बराबर है। इसी तरह से N2 की अगर मैं बात करूँ, बराबर है, N2 की अगर मैं बात करूँगा कि भाई N2 मॉलिक्यूल्स है, N2 molecules have a speed of V2, बराबर। इसी तरह से कंटिन्यूस में आगे बढ़ेंगे कि भाई N3 मॉलिक्यूल्स है, N3 molecules have a speed of V3, बराबर। ऐसे बहुत सारा आप ले सकते हो। तो काइनेटिक एनर्जी जो है बेटा, सो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं EK से लिखता हूँ तो टोटल काइनेटिक एनर्जी एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको EK को कि भाई N1 जो मॉलिक्यूल्स है, बराबर है, और इंटू 1/2 mv1 स्क्वायर लिख दो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के बारे में करना है ना। तो N1 molecules have a speed of that V1, so this is the first, plus अगर मैं लिखूँ N2 इंटू 1/2 mv2 स्क्वायर प्लस N3 1/2 mv3 स्क्वायर, बराबर। ये तो एक सिंपल सी बात है, बताओ जितना बता रहा हूँ उतना ही याद करना है, बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बराबर, एंड सो ऑन। तो इसको हम लोग आगे लिख ही सकते हैं कि किस किस तरह से है, बराबर। इसी को अगर मैं आगे लिख सकता हूँ तो 1/2 m, बराबर, 1/2 m तो निकल ही जाएगा, फिर N1 V1 स्क्वायर लिख लो प्लस N2 V2 स्क्वायर लिख लो। तो ये तो रीअरेंज कर रहा हूँ मैं इक्वेशन को, N3 V3 स्क्वायर, बराबर, ये प्लस डॉट डॉट डॉट। तो इस तरह से इक्वेशन आगे बढ़ रहा है, बराबर। और अगर यही जो है ना बेटा, वेर m क्या है, मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, m क्या है यहाँ पर, m है हमारा मास ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस। चलो ठीक है, अब हमें इसको क्या करना है, डिवाइडिंग द, अब इसका हमें मान लो कि देखो क्या नाम था, रूट मीन स्क्वायर, तो स्क्वायर तो हो गया है, बराबर। अब हम उसको मीन भी निकालेंगे। तो मीन का मतलब क्या कि अगर मैं ई के बार लिखूँ तो ये ई के अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिख सकता हूँ। तो ई के बाय एन यानी यही वैल्यू, इक्वेशन 1 को अगर मैं एन से टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दूँ तो उसको हम लोग ई के बार लिखेंगे। ई के बार का मतलब होता है मीन, बराबर। फिर उसका हम लोग क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, बराबर। तो इन दिस इक्वेशन ये जो एक्सप्रेशन ऊपर शो कर रहा था, बराबर, अगर ई के बाय एन की अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो कैसा था, ऊपर का इक्वेशन 1/2 m, फिर क्या था N1 V1 स्क्वायर प्लस N2 V2 स्क्वायर प्लस N3 V3 स्क्वायर डॉट 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 करके, और नीचे टोटल यानी N1 प्लस N2 प्लस N3, ये जितने भी पार्टिकल्स है, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, बराबर, उससे आप डिवाइड कर लो इसको। तो ये जो पूरा टर्म है, बराबर, ये इक्वेशन के अंदर ये जो पूरा टर्म है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, ये जो है ना, रिप्रेजेंट द मीन ऑफ द स्क्वायर, मीन ऑफ द स्क्वायर, मीन ऑफ द स्क्वायर, मतलब ऑफ द स्पीड ऑफ डिफरेंट molecules and is called mean square speed। इसको क्या लिखेंगे, मीन स्क्वायर स्पीड लिखेंगे इसको, बराबर है। इट्स स्क्वायर रूट इज कॉल्ड, अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। मान लो मैंने सी लिखा, स्मॉल सी, तो ये पूरी टर्म को अगर मैं इस पूरे टर्म को, ये पूरे टर्म जो है बेटा, ये जो मैंने ब्रैकेट बनाया है उसको अगर मैं एक्स बोल दूँ, या तो मैं फिर से लिखता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यहाँ पे लिखो सी जो है इसका, हम लोग सी जो है वो क्या कर रहे हैं, सही में इसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। तो क्या था ये N1 V1 स्क्वायर प्लस N2 V2 स्क्वायर
प्लस n3 v3 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3। तो ये जो c आ रहा है, c को क्या कहेंगे, RMS यानी कि रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर, बराबर। तो ये जो है बेटा रूट मीन स्क्वायर स्पीड को हमने क्या कर दिया, स्क्वायर रूट निकाल दिया, बराबर। तो स्क्वायर जो है उसके अंदर स्क्वायर रूट कर दिया। तो इसको हम लोग अगर स्क्वायर रूट के हिसाब से ही कर रहे हैं तो ऊपर जो हम लोग कर रहे हैं सबसे पहले नॉर्मल लिखा, उसके बाद हमने मीन निकाला, उसके बाद स्क्वायर रूट निकाला। तो जो स्क्वायर स्पीड था हमारा, स्क्वायर स्पीड था, बराबर है, वो कैसे डिफाइन हो गया, 10 रूट मीन स्क्वायर स्पीड may be defined as the square root of the mean of the squares of speed of different molecules of gas, बराबर। ये मैंने सिर्फ आपको बताया हुआ है आपके सिंप्लीफिकेशन के लिए, बराबर। आप देखो जैसे चल रहे थे ना वैसे वापस मैं आपको बता दूं। चलो, तो इनिशियली स्टार्ट कैसे किया, तो मैंने आपको सी बताने के लिए किया था बेटा कि सी क्या था। बाकी हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, फटाफट। अब बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन में पी वी इज इक्वल टू 1/3 mnc स्क्वायर, where P is the pressure, V is the volume, M जो है mass of one particle, one molecule, N जो है हमारा क्या है, N is the number of particles, C is the RMS, बराबर। C अगर हमारा RMS आ गया। चलिए अब मैं इसको सिंप्लीफाइड कर रहा हूँ कि ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग कैसे रिलेट कर पाएंगे। तो नाउ आई एम फोकसिंग ऑन दैट कि भाई देखो एक चीज़ मैं बताऊँ कि भाई ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो कितनी होती है, 1/2 mc स्क्वायर। कोई मॉलिक्यूल रोटेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, लीनियर की बात कर रहा हूँ कि ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी कोई भी पार्टिकल की वो होती है। हम लोग किस इक्वेशन से इसको डिनोट कर सकते हैं, 1/2 mc स्क्वायर, 1/2 mc स्क्वायर। ये किसके लिए, ट्रांसलेशन फॉर वन पार्टिकल, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल। तो एक पार्टिकल के लिए हम लोग इतनी लेंगे काइनेटिक एनर्जी, 1/2 mc स्क्वायर, बराबर। एक मोल के लिए कितना हो जाएगा, ये 1 मोल के लिए अगर ये काइनेटिक एनर्जी मुझे करनी है तो ये जो इक्वेशन है 1/2 m, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा एवोगैड्रो नंबर से, बराबर है। तो ये बन जाएगा 1/2 m इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू सी स्क्वायर। अब हमारा जो ऊपर वाला इक्वेशन था वो पी वी इक्वल टू क्या था, 1/3 mnc स्क्वायर। अब मैं इसको ये ले सकता हूँ ना कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए लेना है, तो भाई ये हुआ एक पार्टिकल के लिए, वो ठीक था। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, 2 से डिवाइड भी कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, 2 से डिवाइड भी कर रहा हूँ। तो आप देख लो यहाँ पर ये जो पोर्शन है 1/2 mnSV से सी स्क्वायर जो है वो क्या निकल के आ रहा है, दैट इज बेसिकली काइनेटिक एनर्जी। आप देख सकते हो ऊपर वाले इक्वेशन में, तो ये वैल्यू जो है वो काइनेटिक एनर्जी है बेटा। तो इसको पीवी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी, 2/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी को अगर आप सब्जेक्ट बना लेते हो, काइनेटिक एनर्जी को अगर आप सब्जेक्ट बना लेते हो तो 3/2 ऑफ पीवी, बराबर है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या पढ़ा था, पीवी इज इक्वल टू nRT, n इज इक्वल टू 1 मोल अगर है तो पीवी इज इक्वल टू क्या होगा, RT। तो पीवी की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, RT। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ऑल्सो 3/2 ऑफ R एंड T, बराबर। तो ये सारे जो है ना मॉडिफिकेशन है जो आपको वहां पर एक मोल के लिए बात चलेगी बेटा। ये जो मैंने लिखा है वो सिर्फ किसके लिए है, ओनली 1 मोल, फॉर 1 मोल। यानी कि 1 मोल गैस के लिए तो ये इक्वेशन 1 मोल के लिए तो ये काइनेटिक एनर्जी हमारी 3/2 इंटू RT आ गया। एक मॉलिक्यूल की बात करें हम लोग, 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस काइनेटिक एनर्जी, एक मॉलिक्यूल के लिए करना है तो क्या करेंगे, तो आप मोल कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हो, तो आपको क्या करना है, 3/2 RT को डिवाइड कर देना है एवोगैड्रो नंबर से। एवोगैड्रो नंबर से अगर आप डिवाइड कर लेते हो तो आपको एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बट ऑब्वियस मिल जाएगी, बराबर है। और यहाँ पर मैं इसको और एक्सप्लोर करूँ तो 3/2 मैं लिख देता हूँ इसको KT। क्या लिख रहा है मैंने, KT, वेर
K इज इक्वल टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या लिखें बेटा? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसको लिखा जाएगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो K किसकी जगह पर लिखा हमने? K इज इक्वल टू R बाय एन ए। R बाय एन ए को हमने क्या लिखा है? एज ए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपकी कितनी निकल के आ रही है? 3/2 इंटू के टी लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? के टी, बराबर है। चलो ये हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मैं यहाँ पर सीधा लिख सकता हूँ कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर। आप देख ही सकते हो, बराबर है। के तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, 3/2 तो कुछ लेना नहीं है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है इट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी कि जैसे जैसे एब्सोल्यूट टेम्परेचर इंक्रीज होगा, बराबर है, तो और दूसरा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि रूट मीन स्क्वायर में भी सी था, बराबर। और सी की इक्वेशन से भी आपने पढ़े तो सी प्रोपोर्शनल टू, देखो काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं हम लोग? काइनेटिक एनर्जी को लिखेंगे 1/2 mc स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एम तो कांस्टेंट है मास स्पेसिफिक का, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, सी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यस और नो? तो अगर मुझे सी के बारे में लिखना है तो सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी, बराबर। सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी। तो ये बहुत ही सिंपल है कि काइनेटिक टेम्परेचर जैसे जैसे हम लोग इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे स्पीड जो है वो भी इंक्रीज होगी, बराबर। बट काइनेटिक एनर्जी का कोई भी रिलेशन नहीं है। काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है? काइनेटिक एनर्जी डू नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस यानी कौन सा गैस है उसे उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ वो रिलेट करता है। और इसी के साथ ये जो है कुछ फॉर्मूला जो है वो हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब इसके जो मॉडिफिकेशन है वो भी यूज होते रहते हैं, बराबर है। तो जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा अभी अभी क्या क्या पढ़ा, तो देखो इसके अंदर अभी अभी आपने इक्वेशंस लिखे ना, तो इक्वेशंस के अंदर क्या क्या पढ़ा बेटा? सी का इक्वेशन क्या पढ़ा? देख लो आप, सी का इक्वेशन क्या था यहाँ पर। तो देखो सी का एक तो हमने यहाँ पर ये भी देखा कि भाई एक जो है पी वी इजिकल टू, ये और मॉडिफिकेशंस में आपको बता देता हूँ, 1/3, बराबर है, एम सी स्क्वायर ले रहे थे हम लोग बेटा, बराबर है। तो सी को अगर मैं सब्जेक्ट बना दूँ तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ, बराबर है, 3 पी वी अपॉन एम हो जाएगा, बराबर है। तो ये है एम। अब इसको अगर लिखना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि पीवी की जगह पर देखो यहाँ पर मास बाय वॉल्यूम तो डेंसिटी होती है ना, मास बाय वॉल्यूम क्या रहता है? डेंसिटी। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 p/d, बराबर, p/d लिख सकते हैं। चलो ठीक है। फिर इसको पी वी इजिकल टू आर टी के हिसाब से अगर हम लोग लिखा जाए तो सी जो है वो ऐसे भी लिखा जा सकता है, रूट पी वी की जगह आर टी लिख दो तो 3RT अपॉन एम, 3RT अपॉन एम। सो दिस आर सम मॉडिफिकेशंस जिसके बेसिस पे आगे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ओके, तो यहाँ तक आप पढ़ो अच्छे से। थैंक यू।